हमने इससे पहले पढ़े थे समतल दर्पण, तो समतल दर्पण, और अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में केवल अंतर इतना सा है कि समतल दर्पण का जो तल है वो एकदम सीधा होता है, जबकि गोलीय दर्पण के अंदर जो तल है वो झुका हुआ होता है, वो चाहे अंदर की ओर झुका हुआ हो या बाहर की ओर उभरा हुआ हो। तो ऐसा दर्पण जिसका तल अंदर की ओर झुका हुआ हो अथवा बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण या वक्र पृष्ठीय दर्पण कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका तल अंदर की ओर झुका हुआ हो तो उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव, और ऐसा दर्पण जिसका तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स। तो इनके अंदर केवल फर्क इतना सा है कि अवतल दर्पण जो है वो हमेशा अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा और उत्तल दर्पण है वो हमेशा बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा। दर्पण के पीछे की तरफ यानी बाहर की ओर कोटिंग की जाती है, जो सिल्वर या जो एल्यूमिनियम है उसकी जो परत चढ़ाई जाती है वो बाहर की ओर चढ़ाई जाती है, जिससे प्रयोगों के अंदर त्रुटि जो है वो कम से कम हो। अब हम बात करते हैं कि ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किस प्रकार बने, इनकी ज्यामिति के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी ज्यामिति के बारे में। तो ज्यामिति हम बात करते हैं, ये दोनों जो दर्पण बनाए जाते हैं अवतल और उत्तल में, दोनों बने जाते हैं खोखले गोले के द्वारा। हम इन्हें मान सकते हैं कि ये किसी एक खोखले गोले के भाग होंगे। तो हम किसी भी खोखले गोले को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से अगर काट दें और काटने के बाद में बड़े वाले हिस्से को हटा दें और जो हिस्सा बचा है उसके बाहर की ओर यानी पीछे की तरफ अगर हम उस पर कोटिंग करें, उसके ऊपर परत चढ़ाएं परावर्तक की, तो परावर्तक परत चढ़ाने पर जो दर्पण बनेगा ये दर्पण हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। और अगर खोखले गोले को हम यहां से काट दें और जो बड़ा वाला भाग है उसको हटा दें और उसके अंदर की ओर अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो इस प्रकार का दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। हम बात करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण के कुछ शब्दों के बारे में। जो दर्पण होता है अपना, उस दर्पण का जो ऊपर वाले सिरे से लगाकर ये नीचे वाला सिरा जिसको मैंने ए और बी से नाम दिया है, ये ए से बी तक का जो पूरा भाग है ये भाग कहलाता है द्वारक। ये पूरा का पूरा भाग ए से बी वाला ये कहलाता है द्वारक। और द्वारक वह क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश किरणें दर्पण पर आती है। द्वारक वह क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश किरणें दर्पण पर आती है। इसके अंदर उत्तल दर्पण के अंदर भी मैंने इसको नाम ए से बी दिया है। तो इस हिस्से के अंदर ही प्रकाश किरणें इसके ऊपर आके गिरेगी तो ही उसका परावर्तन होगा। और इसके ऊपर से चली जाए, इसके नीचे से चली जाए तो प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी, उसका परावर्तन नहीं होगा। दर्पण का बराबर मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का बराबर मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। जो खोखला गोला जिसका ये दर्पण भाग है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो ये वक्र पृष्ठीय दर्पण होते हैं ये किसी खोखले गोले के भाग होते हैं। तो उस खोखले गोले का केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके अंदर वक्रता केंद्र इसके पीछे की ओर होगा, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से काटा था तो बड़ा वाला हिस्सा इस तरफ था, तो इसका केंद्र भी इस तरफ होगा। अवतल दर्पण के अंदर जो वक्रता केंद्र यानी जो उसका केंद्र है गोले का, उस केंद्र से उस ध्रुव के बीच की दूरी, केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके अंदर भी ध्रुव से केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ये हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बराबर मध्य में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बराबर मध्य में एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं फोकस बिंदु। इस फोकस बिंदु पर ही इस दर्पण से टकराने के पश्चात में सारी की सारी प्रकाश किरणें एक जगह पर इकट्ठी होती है। इस फोकस बिंदु पर इस दर्पण से आई जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं वो सारी परावर्तित होने वाली किरणें इसी बिंदु पर टकराएगी। इस कारण से इसी एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है, इस कारण से इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव, वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव से होती हुई गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी उत्तल दर्पण में कि अपना जो ध्रुव है वो दर्पण का मध्य बिंदु होगा। ए से बी का जो रास्ता है पूरा वो द्वारक कहलाएगा। जो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच और बराबर बीच में जो बिंदु है वो फोकस बिंदु होगा। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। और इन
ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को पार करते हुए एक सीधी सरल रेखा जो इन तीनों को आपस में जोड़ती है वो कहलाएगी इसका मुख्य अक्ष। अब अवतल दर्पण के अंदर किरणों का परावर्तन देखें तो दर्पण चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से आती है। प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से आती है। ये बात याद रखनी है। तो किसी भी प्रकार का दर्पण हो, उस दर्पण के अंदर हमेशा प्रकाश किरण बाईं ओर से ही आती है। तो इसके अंदर प्रकाश किरण बाईं ओर से आई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण है तो ये दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के पश्चात में जिस बिंदु से होती हुई मुख्य अक्ष को काटेगी वो बिंदु कहलाएगा हमारा फोकस बिंदु। ठीक उसी प्रकार से नीचे से किरण आई और फोकस बिंदु से काटती हुई चली जाएगी। अब बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें आएगी, दर्पण पर टकराएगी और परावर्तित होकर के चली जाएगी, लेकिन दोनों किरणें दर्पण के आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, दोनों दूर दूर फैल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। दर्पण में पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने के लिए हम इसमें कटी हुई लाइन यानी कि डैश रेखा का जो है प्रयोग करते हैं। तो डैश लाइन से जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तो इसने एक बिंदु पर काटा, इसको बढ़ाया तो इसने एक बिंदु पर काटा और वो बिंदु था हमारा फोकस बिंदु। तो उत्तल दर्पण के अंदर फोकस बिंदु हमेशा दर्पण के पीछे की ओर होता है और उसका वक्रता केंद्र भी दर्पण से पीछे की ओर होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में काट्य चिन्ह परिपाटी। तो अब हम शुरू करते हैं काट्य चिन्ह परिपाटी। काट्य चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत मैंने दोनों अलग अलग बनाई है, अवतल के लिए भी अलग है और उत्तल के लिए भी अलग है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए होता है एक निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र वही जो हम ग्राफ में बनाते हैं एक्स और वाई तल का, इस प्रकार से x और y तल, जिसके अंदर यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, तो यहाँ पर y नेगेटिव, यानी जहाँ पर x पॉजिटिव वहाँ पर x प्लस का रहेगा, इधर x माइनस का, इधर प्लस का y और नीचे माइनस का y। तो हम इस प्रकार के निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं और इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर, निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर जो हमारा दर्पण है उस दर्पण का ध्रुव रखेंगे। निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर दर्पण का ध्रुव रखते हैं और दर्पण का ध्रुव रखने के बाद में इसका जो मुंह है वो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इस पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से ही आए। और यही काट्य चिन्ह परिपाटी का एक नियम है कि हमेशा बिंब को या वस्तु को जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है उस वस्तु को या उस बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। उस बिंब को या उस वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा और बिंब से आपतित किरण हमेशा बाईं ओर से होगी और जितनी भी दूरी मापी जाएगी, इधर ऋणात्मक मापनी है, इधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ये सारी की सारी दूरी जो है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर मानते हैं इसको 0,0, यहाँ पर 1, -1, फिर -2, फिर -3, इस प्रकार यहाँ पर +1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर +1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस प्रकार से जो दूरियां हैं वो सारी की सारी हमें मूल बिंदु से मापनी है, जो कि हमारा इसका पहला नियम है काट्य चिन्ह परिपाटी का। दूसरा नियम, बिंब या वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर होगी। तो जितनी भी वस्तु का हमें परावर्तन करना है, जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, उस वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। इसलिए मैंने इससे पहले बताया था आपको कि प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से आती है। अब हम बात करें इसके अंदर ऊपर की दूरी की, तो धनात्मक मापी जाएगी, जो कि उस बिंब की ऊंचाई होगी। बिंब कितना ऊंचा है उसकी दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। और बिंब की जो परछाई बनती है नीचे की, अगर बिंब हो, उल्टा बिंब हो, तो उस बिंब की जो नीचे की दूरी है वो ऋणात्मक मापी जाएगी, माइनस में मापते हैं। दर्पण से बिंब की जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के अंदर बिंब की दूरी दर्पण से जो है वो हमेशा ऋणात्मक यानी कि माइनस में ली जाती है और दर्पण के पीछे की दूरी जो है वो प्लस की होती है। ठीक इसी प्रकार से उत्तल की बात करें तो उत्तल के अंदर दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर धनात्मक दूरी रहेगी, इसके आगे की ओर दूरी जो है वो ऋणात्मक रहेगी। इस मुख्य अक्ष
जो हमारा दर्पण इन ध्रुव को वक्रता केंद्र को और फोकस बिंदु को जो पार करते हुए, जिनको क्रॉस करते हुए, इनको आपस में मिलाते हुए जो लाइन जा रही थी, जिसे हमने मुख्य अक्ष कहा था, उस मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी है वो सारी की सारी दूरी हम धनात्मक लेंगे, प्लस की लेंगे, और नीचे जितनी भी दूरी है वो सारी की सारी माइनस की लेंगे, क्योंकि निर्देश तंत्र के अनुसार जैसे हमें बताई जाती है। और प्रकाश किरणें हमेशा इसके बाईं ओर से ही आती है। तो इसका पहला नियम क्या है कार्तेशियन परिपाटी का? तो कार्तेशियन परिपाटी का पहला नियम है कि सभी दूरी मूल बिंदु से मापी जाए। जितनी भी दूरी मापनी है वो सारी की सारी मूल बिंदु से मापी जाए, और हमेशा दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु पर ही उपस्थित होता है। दूसरा नियम है बिंब या वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर होती है। तो अपने बिंब या वस्तु जिसकी भी हमें परावर्तन करना है, जिसके भी हमें परछाई बनानी है, जो हमारा प्रकाश का स्रोत है, उस स्रोत को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। तीसरा नियम है कि -x की दूरी को ऋणात्मक और +x की दूरी को धनात्मक। दर्पण के आगे की जो दूरी है वो ऋणात्मक ली जाती है, जो कि -x का। दर्पण के पीछे की जो दूरी है वो प्लस ली जाती है, वो धनात्मक ली जाती है। +y की दूरी को धनात्मक और -y की दूरी को ऋणात्मक मापा जाता है। तो ऊपर की जो दूरी है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, वो सारी सारी धनात्मक होती है, क्योंकि ऊपर की ओर जो निर्देश तंत्र है वो +y होता है, और नीचे की ओर जितनी भी दूरी होती है वो सारी की सारी ऋणात्मक होती है, क्योंकि निर्देश तंत्र के नीचे की ओर जो है वो y- का होता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 4 प्रकार के किरणों की आवश्यकता होती है। वो 4 प्रकार की किरण समांतर किरण, फोकसीय किरण, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण है। तो हम सबसे पहले इन चारों के एक करते पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर किरण को। समांतर किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, जो दर्पण पर टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष पर एक दूसरे को फोकस बिंदु पर काटती है, यानी फोकस बिंदु पर एकत्रित होती है। अगर दर्पण में यह हमेशा दर्पण के आगे की ओर ही मिलेगी। इस कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक जगह मिलाने का, एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। इस कारण से इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेकिन वो दर्पण के आगे फोकस बिंदु पर न टकरा करके 2 अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, जिसे हम पीछे की ओर यानी उल्टी दिशा में बढ़ाने पर हम जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती है, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। और क्योंकि उत्तल दर्पण हमारा प्रकाश किरणों को अलग अलग फैलाने का काम करता है, तो अलग अलग फैलाने के कारण इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो समांतर किरण वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आए, दर्पण से टकराने के पश्चात वापस परावर्तित हो, तो परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु पर काटती हुई गुजर जाए, उस प्रकाश किरण को, या काटती हुई गुजरती हुई प्रतीत हो कि हमें वहां से काटती हुई वो जा रही, ऐसा अगर हमें प्रतीत होता है, इस प्रकार की किरण समांतर किरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं फोकसीय किरण की। तो फोकसीय किरण समांतर किरण का उल्टा कार्य करती है। समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में फिर फोकस बिंदु से होती हुई गुजर जाती थी, जबकि फोकसीय किरण पहले फोकस से पर आती है, फोकस बिंदु पर टकराती है, फिर आती है दर्पण पर, और दर्पण से टकराने के पश्चात फिर मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई वापस परावर्तित हो जाती है। और इस बिंदु के अंदर हमें ऐसा लगता है, जब हम उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर उत्तल दर्पण में हमें प्रकाश किरण जो है फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो वे प्रकाश किरणें जो फोकस बिंदु से आए और फोकस बिंदु से आने के बाद दर्पण से टकराए और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य उसके समांतर होती हुई गुजर जाए, उन प्रकाश किरणों को फोकसीय प्रकाश किरणें कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलंब किरण की। तो अभिलंब किरण हमेशा दर्पण पर वक्रता केंद्र से होती हुई आती है। तो वक्रता केंद्र से होती हुई जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पर वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात, और यहाँ पर हमें दर्पण पर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो वास्तव में नहीं आती है। अब हम बात करते हैं तिर्यक किरण की। तिर्यक किरण हमेशा दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से ऊपर जिस कोण से बनाती हुई आती है, तिरछी आती है, और तिरछी जिस कोण से बना, जिस कोण से आएगी, वापस परावर्तन होते समय उसी का संगत कोण वापस उसी कोण से परावर्तित हो जाती है, जो कि तिर्यक किरण की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो तिर्यक किरण हमेशा जिस मुख्य अक्ष से जो कोण बनाती हुई आएगी, वापस परावर्तन के समय उसी कोण से दूसरी दिशा में, तिर्यक दिशा में जो है ये तिर्यक रेखा परावर्तित हो जाती है। तो वह प्रकाश किरण
जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हो उस प्रकाश किरण को तिर्यक किरण कहा जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, कि प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होगा। तो हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली प्रकाश किरण है समांतर किरण और दूसरी प्रकाश किरण है हमारे पास में फोकस किरण।